हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से और पढ़ाई भी अच्छी ही कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बच्चों। ये चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर हो चुका है, आप सभी को पता है। ये एक रिवीजन क्लास है जिसके अंदर हम सबसे पहले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में डील करेंगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर 5 नंबर का है बच्चों। ये जो यूनिट है ना, ये अपने आप में एक ही चैप्टर है और एक पूरी यूनिट है। और यूनिट कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। और अगर बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड ने कुछ ऐसा काम किया है मॉडल टेस्ट पेपर में, 1+1+3 की मार्किंग की है ना। एक एक नंबर के 2 सवाल और 3 नंबर का 1 सवाल। और 3 नंबर का जो सवाल है उसमें आपके पास में ऑप्शन है ऊपर और नीचे, अथवा का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब 2 सवाल आएंगे जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो इजी हो गया हमारे लिए काम। ठीक, चैप्टर 1 ही 5 नंबर दे रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोस को आगे देखते हुए जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा बड़ा सवाल 3 नंबर में एडजस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये 3 नंबर के लिए आने लायक सवाल है। चलिए चैप्टर चालू करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर के फॉर्मूला समझ लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलाज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय बल की। ठीक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये बल कौन सा है? F इजिकल्स टू, किसी आवेश पर लगने वाला बल F इजिकल्स टू क्या होता है? Q V क्रॉस B होता है। ठीक है, सदिश रूप में ऐसा लिखते हैं, और अगर परिमाण रूप में लिखेंगे तो ये होगा Q V B साइन थीटा। क्लियर है ये बात? तो हाँ, ये बात ध्यान में रखना, ये जो बल है वो V और B दोनों के लंबवत होता है। ये बल जो है वो V के भी लंबवत है और B के भी लंबवत है। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान में रखो, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? एक लंबवत सदिश होता है। तो वो जो F है, जो परिणामी है इन दोनों का, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो परिणामी मिला F, वो क्या होगा? वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर जब हम चलते हैं तो मैं लॉरेंज बल और लिख देता हूं, किसी आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल। लॉरेंज बल की बात जब हम करें बच्चों तो ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को देखते हुए चलेंगे। तो लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो सदिश रूप में लिखते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में और रखें, आपको विमाएं पता होनी चाहिए, बल का मात्रक पता होनी चाहिए और विमा पता होनी चाहिए। मात्रक याद ही रखना पड़ेगा, विमा हम निकाल सकते हैं अगर हमें छोटी छोटी विमाएं पता है तो। हाँ, आगे काम करते हैं। चैप्टर में आगे की ओर जब हम पढ़ते हैं तो बायो सावर्ट का नियम मिलता है हमें। किसका? बायो सावर्ट का नियम। और इस बायो सावर्ट के नियम के द्वारा हम किसी धारावाही अल्पांश के कारण, है ना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। ये क्या बताता है? धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अल्पांश के कारण देखेंगे तो dB लिखूंगा, परिमाण में लिख रहा हूं बच्चों, ये होगा μ0/4πI dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
ठीक है, ऐसा आप काम कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में अगर, चलो मैं तो आपको इसको परिमाण के लिए ही बोलूंगा कि परिमाण में ही लिख कर के आओ, लेकिन अगर गलती से एग्जाम में सदिश रूप में पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे, तो ये ध्यान में रखिए, ये कुछ ऐसा होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल सदिश आर कैप कर लो, आर कैप ठीक रहेगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे आर सदिश लिख रहे हैं तो नीचे फिर आर क्यूब लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आर सदिश लिख रहे हो तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इतना काम ठीक है। ये था बायो सावर्ट का नियम। अब बायो सावर्ट के नियम से हमने बहुत सारी चीजें निकाली। क्या, इसका जो पहला अनुप्रयोग था कि किसी लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हम बोलते हैं सीधे धारावाही चालकतार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। B इजिकल्स टू कितना बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। ठीक, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये बात तो ये आएगा किसके कारण, धारावाही चालक जो सीमित लंबाई का था। अगर लंबाई चालक तार अनंत लंबाई को या फिर लंबे चालक तार के लिए, लंबे चालक तार हेतु, लंबे चालक तार का मतलब ही आप समझ जाइएगा कि वो किसके लिए बात कर रहा है, अनंत लंबाई के चालक तार हेतु, अनंत लंबाई के चालक तार हेतु। हाँ, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। किताबों में इसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर भी लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो दूरी डी की जगह आर लिख रहे हैं। और ये सर्वाधिक उपयोग में आने वाला फॉर्मूला, ये बात ध्यान रखना, ये किसी लंबे या फिर अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। ये ध्यान में रखिएगा, धारा के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। आगे चले, आगे वृत्ताकार कुंडली की बात करते हैं। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये ध्यान में रखना, जब उसमें एक फेरा हो, और अगर ज़्यादा फेरे होंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों। कुंडली है तो हम बीच में पाई लगाने की सोचते हैं, लेकिन पाई लगते ही बच्चों फिर वो किस में चला जाएगा, चालक तार में चला जाएगा। ठीक है, पाई मत लगा देना, ये गलती हो जाती है यहाँ पर कि बच्चों को ये याद आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगा देते हैं। नहीं बच्चों, 2 पाई आर पाई नहीं आएगा, कुंडली में पाई नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, अब इसके आगे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो कुंडली के अक्ष पर, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है, आंसर है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी बच्चों, 3/2। ये ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। अब चलिए इतना दिमाग में रख लीजिएगा, ये ए क्या है तो हम बोलते हैं दूरी है ना। इस ए का मान लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता
जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब किताबों के अंदर ये ध्यान में रखिए, ये जो कैपिटल सॉरी स्मॉल आर जो है ना, ये कुंडली की क्या होती है, त्रिज्या होती है, जबकि ए क्या होती है, दूरी होती है। आप इसकी जगह शायद जो मैंने करवा रखा होगा वो एक्स होगा, तो आप एक्स लिख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। और नहीं तो बुक्स में नॉर्मली क्या होता है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर दिया हुआ होता है, क्योंकि कुंडली की त्रिज्या नॉर्मली हम कैपिटल आर से ही दर्शाते हैं। तो अगर कुंडली की त्रिज्या आप कैपिटल आर मान रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर भी कैपिटल आर का स्क्वायर कीजिएगा। अगर कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर मान रहे हो तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। हाँ, एक्स दूरी ध्यान में रखिएगा कि ये कुंडली के केंद्र से अक्षीय दूरी है। एक्स क्या है, कुंडली के केंद्र से अक्षीय दूरी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। उतारो इस चीज को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। उतारो एक बार के लिए, लाइट चली गई है और उम्मीद करता हूं अभी तक क्लियरिटी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये लो, थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है। अरे भगवान, चलिए स्क्रीनशॉट लेने का भी आपको टाइम मिल गया होगा, है ना। आगे डिस्कस करते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चों, क्या होता है, टेस्ला, ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हाँ, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, तल के लंबवत कहाँ की ओर, अंदर की ओर है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, डॉट बनाएंगे या क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस, ठीक है। और तल के लंबवत कहाँ की ओर हो, बाहर की ओर हो तो डॉट बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। हमारे कोर्स के अंदर साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के जो तीनों चारों नियम थे, जो कि लास्ट ईयर का सवाल भी था, वो भी हटा दिया है, ठीक है, तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। इसके आगे हम चलते हैं परिनालिका पर, है ना, एम्पियर के नियम पर और परिनालिका पर। एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ ऑफ एम्पियर, ये क्या था भाई, समाकलन और ये गोला लगाओगे, B.dl, ds मत कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे गोला नहीं लगाएंगे और बोलेंगे कि सर गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि बुक में नहीं लगा हुआ। तुम ज्यादा होशियार मत बनो बच्चों, ठीक है। आपकी बुक में वो गोला जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन उसने थ्योरी के अंदर लिख रखा है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर समाकलन के निशान में जो गोला लगा हुआ है या फिर नीचे सी लिखा हुआ है, ये बताता है कि बंद पथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो इतना होशियार मत बन नाम तू, बराबर क्या, म्यू नॉट समीशन आई, ठीक है, म्यू नॉट समीशन आई, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। एक और चीज है, ये समाकलन लगाना भूल जा, समाकलन क्या, सदिश लगाना भूल जाते हो। सदिश लगाना क्यों भूल रहे हो, फिर तो सारा का सारा नियम ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ, इसके आगे एम्पियर का नियम का उपयोग करते हुए हमने क्या काम किया है, तो हम बोलते हैं एक बेलनाकार चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा है। अनंत लंबाई के तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र देखा है, लेकिन उसका फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन या म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, अपन पहले एक मिनट, नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी जो लिखा था वो वाला फॉर्मूला है ना, किसके लिए, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। लेकिन अब हम बेलनाकार चालक तार की बात कर रहे हैं, बेलनाकार ठोस चालक तार, हमारी बुक में ठोस चालक तार ही है।
के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि बेलनाकार उसने बोल दिया, वैसे भी तार जो है बेलनाकार ही होता है, लेकिन ऐसी मोटाई का हो जिसकी मोटाई को नगण्य नहीं माना जा सके, जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन की मोटाई को नगण्य नहीं माना जा सकता, इसकी खुद की एक क्या है, त्रिज्या है। उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र 3 निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आउटसाइड, बाहर कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी कर लो या फिर 2 पाई आर कर लो, है ना, ये ध्यान में रखना। और स्मॉल आर का मान उस बेलन की त्रिज्या से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सतह पर ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, जब सतह की बात करें। और जब अंदर की बात करें, ई इनसाइड, ठोस है तो अंदर से भरा हुआ होगा, तब होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, और इसे मल्टीप्लाई करो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर से, है ना। ये स्मॉल आर क्या है, केंद्र से दूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये अंदर की बात की जा रही है तब, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशन करवा रखा होगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है। स्मॉल आर क्या है, बेलन के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन ये सारे काम कब थे, जब चालक कैसा था, ठोस था। लेकिन अगर खोखला बेलनाकार हो तो, खोखले बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बस एक अंतर आएगा, क्या ये दोनों तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये अंदर जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि बेलन अगर खोखला है तो अंदर कोई धारा है ही नहीं, चूंकि अंदर कोई धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी फिर कितना देखा गया, 0, ठीक है। ये चीज थोड़ी ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके बाद में एम्पियर के नियम का सबसे अच्छा अनुप्रयोग जो था वो था बच्चों परिनालिका, है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, परिनालिका का उपयोग किया जाता है। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी युक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी धारावाही चालक के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ समझिए अभी परिनालिका, तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इज इक्वल टू, जिसकी हमें डेरिवेशन करनी होती है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है। और परिनालिका के किनारों पर इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, किनारों वाला डेरिवेशन नहीं पूछता, डेरिवेशन इसी का ही पूछेगा, आपको यही करके आना है, ठीक है। किनारों पर आधा होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2, इसका अक्ष का आधा होता है किनारों पर, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे साइक्लोट्रॉन, सॉरी साइक्लोट्रॉन नहीं, टोरॉइड, क्या भूल गया मैं, टोरॉइड। हाँ ये स्मॉल एन ध्यान में रखिएगा, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अगर कोई माध्यम भर दोगे तो म्यू नॉट म्यू आर और आ जाएगा, ठीक। टोरॉइड में भी इतना ही होता है, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, लेकिन यहां पर स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर क्या, टोरॉइड की त्रिज्या, एन फेरों की संख्या, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये टोरॉइड के कारण होता है, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, बस एन निकालने का तरीका अलग है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बल की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये पीछे वाला तो पहले करवा दिया हमें और फिर बाद में बल करा रहे हो। बच्चों मैंने वो काम किया है वीडियोस के अंदर जिसमें हम एक साथ सारी चीजें निकालें। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो सभी में देखो अभी तक सारे फॉर्मूले चुंबकीय क्षेत्र के। अब हम बात करेंगे चुंबकीय बल की, तो फिर वो चुंबकीय बल वाला ही काम होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। तो उतार, हटा दो इसे, ओके उतार लो एक बार के लिए, जल्दी से उतारो इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं भी वीडियो देख लेता हूं कि ब्लर तो नहीं हो गया है कहीं। ओके चलें आगे की ओर चलें। ओके
अब बल की बात करते हैं। बल का एक फॉर्मूला तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं, है ना। अब आगे देखिए, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर कोई धारावाही चालक किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर कितना बल लगेगा। धारावाही चालक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये लगने वाला बल F = होता है आई एल क्रॉस बी। ये ध्यान में रखना, आई एल बी साइन थीटा नहीं पढ़ते हो, है ना, आई एल बी साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा, जैसा भी आप इसे बोलना चाहें, ठीक। लेकिन बल यही है। आवेश में लगने वाला बल QVB है, QV क्रॉस बी, जबकि चालक पर लगने वाला बल IL क्रॉस बी है। ये बात ध्यान में रखना। आवेश और धारावाही चालक क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वर्ड को गौर कीजिएगा, है ना। आवेश आएगा तो Q आएगा फॉर्मूले में, और अगर धारावाही चालक आएगा तो फिर I आएगा। ये इतना सा अंतर आ जाता है बच्चों, वहां से आप समझ सकते हैं ना। हाँ, इसके आगे कोई भी यदि आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर कैसे बल लगता है, तो हमने लिखा आवेश पर लगने वाला बल। और ये बात ध्यान में रखना, चुंबकीय बल एक अभिकेंद्रीय बल है ना। आवेश को वृत्ताकार पथ देने का प्रयास करता है चुंबकीय बल। इस चीज को सदैव और सदैव ध्यान में रखेंगे हम, ठीक। और चूंकि ये अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बलों द्वारा किया गया कार्य सदैव कितना होता है, शून्य होता है। ये बात ध्यान में रखना, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यह एक अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, बात ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ भाई, काम करो आगे। तो हमने बोला सबसे पहला थीटा = 0 या फिर 180 डिग्री, ठीक। यदि कोई आवेश जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, 0 डिग्री से या 180 डिग्री, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हम बोलते हैं उस पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल कितना होगा, 0 होगा, कोई बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि QVB sin 0 लिखेंगे, sin 0 का मान 0 होता है। इस केस के अंदर गति कैसी होगी, ऋजु रेखीय। कैसा गति करेगा भाई, ऋजु रेखीय या फिर सरल रेखीय। थ्योरी समझिए, थ्योरी में क्या बोलता है, यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश गति करे, क्षेत्र के अनुदिश, अगर क्षेत्र के अनुदिश है तो थीटा बराबर 0, या क्षेत्र के विपरीत गति करे तो थीटा बराबर 180। दोनों ही केस में लगने वाला बल कैसा होगा, 0 होगा। ये मैंने आपको ऐसे बताया था कि आवेश ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर क्यों आवेश है वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और V की दिशा एक ही हो गई। अगर ये दोनों एक है तो फिर बल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर इसका दूसरा केस क्या, लंबवत प्रवेश करे। आवेश कैसा प्रवेश करे चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत, मतलब थीटा बराबर क्या, 90 डिग्री। इस केस में आवेश का पथ होता है वृत्ताकार। कैसा होता है बच्चों, वृत्ताकार होता है। ध्यान में रख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, अब इसमें आगे की ओर जब हम पढ़ें तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि इसमें लगने वाला चुंबकीय बल QVB वो विकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करते जाओ, सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी। त्रिज्या भी निकलेगा, वेग भी निकलेगा, संवेग भी निकलेगा, गतिज ऊर्जा भी निकलेगी, बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आवर्तकाल, आवृत्ति, डिगना, फलान सब निकाल सकते हो। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा, यदि आवेश थीटा इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, है ना, 90 से तो कम और 0 से ज्यादा कोण पर, किसी भी कोण पर अगर आ जाता है तो फिर क्या करोगे, तो हम बोलते हैं, ये बस एक चीज याद रख लीजिएगा उसके लिए, पथ कैसा होता है, हेलिकल। हेलिकल हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कुंडलीनुमा।
कैसा होता है उस केस के अंदर पथ कुंडली नुमा होता है। इस चीज को सदैव और सदैव ध्यान में रखना है। यहाँ पर फिर टेंजेंशियल आ जाएगा, है ना, ऐसे टेंजेंशियल लगा देते हैं यूँ। चलो वो बाद की बात है, वो सोल्व करेंगे जब अपन देख लेंगे। अभी बस इतना ही ध्यान में रखो आप, ठीक है। हेलिकल पथ होता है ना, यही पूछा जाता है 1 नंबर के सवालों में। हाँ ये हो गया, बल हो गया है। और हाँ, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल कितना, DF डिवाइडेड बाय DL इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πD। ये ध्यान में रखना, ठीक। इसके अंदर जो छोटा सवाल आता है वो क्या है, यदि धारा की दिशा क्या हो, समान हो। धारा की दिशा अगर दोनों में क्या हो, समान हो, जो धारावाही चालक हैं ऐसे और ऐसे, इनमें अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है, ठीक, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। बल कैसा होगा उस केस में, आकर्षण होगा। और अगर धारा की दिशा, ये पूछता है धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो। अगर विपरीत हो, एक की ऐसी जा रही है, दूसरे की ऐसी जा रही है, या फिर एक की ऐसी जा रही है, दूसरे की ऐसी जा रही है, विपरीत तो है दोनों केस के अंदर धारा की दिशा, तो फिर इस केस में लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये सवाल पूछता है बहुत बार, आप देखोगे बोर्ड पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना कि पथ कैसा है, और अगर दो धारावाही चालक है तो लगने वाला बल कैसा है, कब है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलो जल्दी से उतारो इस चीज को, फिर इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करना है हमें। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। हो गया। अब इसके आगे एक बलाघूर्ण का फॉर्मूला और देख लो। शायद बच्चों की छुट्टी हो गई है इस टाइम पे। मैं सोच रहा हूं आज वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही देखें। बलाघूर्ण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी चालक थीटा कोण पर होगा तो उस पर बलाघूर्ण कैसा लग सकता है। कोई कुंडली के बारे में बात करेंगे कैसे है अपन, तो है ना। तो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण टो, तो टो बराबर होता है NIAB sin थीटा। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक। और अगर सदिश रूप में हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, NIA सदिश क्रॉस B सदिश, ठीक है। अदरवाइज आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, टो बराबर M क्रॉस B। कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। इस M का फॉर्मूला क्या होता है, NIA सदिश, और अगर परिमाण की बात करें तो NIA, है ना, ऐसा लिखा जाता है। तो ये है बलाघूर्ण। अब अपन बात करते हैं धारामापी की। धारामापी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। क्या भाई, I इज इक्वल्स टू K फाई, ठीक है। ये धारामापी का कॉन्सेप्ट है।
आई इज इक्वल टू क्या होता है, K5 होता है। इस चीज को ध्यान रखो। धारा बढ़ाओगे तो उसमें विक्षेप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा भैया। ठीक है, फिर धारा मापी के अंदर और क्या ध्यान रखना, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए वो जो क्या कहते हैं, जो चुंबक हम लेते हैं N और S ध्रुव लेते हैं, वो चुंबक कैसी होती है, अवतलाकार आकृति की बनाई जाती है। तो सवाल क्या पूछते हैं कि किसी भी चुंबक या धारामापी में प्रयुक्त चुंबकीय ध्रुव खंडों का आकार अवतलाकार लिया जाता है। क्यों, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। एक नंबर का ही सवाल आएगा, आंसर सीधा सीधा लिखोगे, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसी को और ज्यादा लिखना है तो थोड़ा सा और जोड़ दो, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ताकि कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण अधिकतम हो। ठीक है, ये ध्यान रख लो। और आप वीडियो देखे, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें। मैं सिर्फ एक नंबर का सवाल ही तैयार करवा रहा था। हाँ, अगर ये चीज आपको पता है तो यहां पर क्या होता है, धारामापी का परिवर्तन गुणांक, धारामापी का परिवर्तन गुणांक बोलते हैं इसे। ठीक, अब K का खुद का भी एक फॉर्मूला होता है, C डिवाइडेड बाय NAB, है ना। धारामापी जब आप पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें पता ही होनी चाहिए। एक तो धारामापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता जनरली हम ज्यादा यूज धारा सुग्राहिता का ही करते हैं। ठीक, और एक धारामापी का दक्षतांक। इन दो चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग में सदैव रखिएगा। तो धारामापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता क्या होती है, तो हम लिखते हैं फाई डिवाइडेड बाय आई होती है। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, क्या होती है, फाई डिवाइडेड बाय आई। एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी की कुंडली में विक्षेपी क्या कहलाती है, उसकी धारा सुग्राहिता कहलाती है ना। क्या, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप की संख्या ही धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। इस चीज को ध्यान में रखिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विक्षेप प्रति एम्पियर या फिर डिवीजन पर एम्पियर जिसे आप बोलेंगे। अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलेंगे, सही देखा जाए तो डिवीजन पर एम्पियर या फिर अंश प्रति एम्पियर। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। हाँ, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो यहां से फाई बटा आई करो तो 1/K, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगी, ये कुछ ऐसा NAB डिवाइडेड बाय C। फिर O की संख्या को बढ़ा करके, क्षेत्रफल को बढ़ा करके, चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करके धारा सुग्राहिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद में दक्षतांक। दक्षतांक होता है बच्चों X, और ये धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम करोगे तो ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय फाई। चलिए, तो धारामापी में एकांक विक्षेप, फाई को एक कर दो, धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए उसमें जितनी धारा प्रवाहित की जाती है वही उसका क्या है बच्चों, दक्षतांक कहलाता है। देखा जाए तो एक तरीके से धारा का ही मान हो गया, है ना। और ये डेरिवेशन जो है, मतलब इसका डेरिवेशन तो है, ये एक प्रैक्टिकल का भी पार्ट आ गया। आप निकालेंगे धारामापी का दक्षतांक, निकालेंगे बच्चों आप, है ना। तो ये ध्यान में रखना, एम्पियर प्रति अंश होता है। और ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो उसका, C डिवाइडेड बाय NAB होगा ये। ठीक है, ये फिर ऐसे ही वोल्टता सुग्राहिता भी आता है, लेकिन वोल्टता सुग्राहिता के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, फाई डिवाइडेड बाय आई की जगह V लिख दो, और V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, फाई डिवाइडेड बाय आई, और धारामापी का जो प्रतिरोध होता है वो G। ये देखो, ये धारा सुग्राहिता है क्या, ऐसा ही में किसका भाग लग रहा है, धारामापी के प्रतिरोध का। कुल मिलाकर के अगर धारामापी की धारा सुग्राहिता को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वोल्टता सुग्राहिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा पार्ट था।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, इतना ही है ये चैप्टर, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, धारामापी से अमीटर कैसे प्राप्त करते हैं और वोल्ट मीटर कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अमीटर प्राप्त करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में शंट लगाओ, और वोल्ट मीटर प्राप्त करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। ये ध्यान में रखना है ना। समझिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध कब ज्यादा होगा, जब हम और प्रतिरोध जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो हमने बोला धारामापी का प्रतिरोध बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, तो धारामापी का खुद का प्रतिरोध है जी, उसमें और प्रतिरोध जोड़ दो, तो उसके श्रेणी क्रम में कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगाओ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, जबकि अमीटर बनाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में शंट लगाया जाता है। शंट क्या होता है, अत्यल्प प्रतिरोध होता है बच्चों, नगण्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलो इस चीज को उतार लो। और आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से एक बार के लिए तैयार कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और 5 या 6 हमारे पास में जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वो वाले सवाल हैं। आपको सवाल बहुत अच्छे लगेंगे, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अभी भी कहूँगा, आपकी किताब के जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं प्लीज़ हर एक सवाल को कर लीजिए। वापस से सुन लो, आपकी किताब का हर एक ऑब्जेक्टिव सवाल कर लो। मैं ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने जिस वीडियो में करवा रखे हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो बच्चों, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपको एक जगह ही सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।